हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू ऑल इन बायो पॉइंट फतेहाबाद। आज हम अपने ह्यूमन फिजियो का चैप्टर नंबर 19 स्टार्ट करेंगे। नेम से क्लियर हो रहा होगा आपको, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। वी ऑलरेडी डिस्कस 3 चैप्टर्स ऑफ ह्यूमन फिजियो। तो आज का जो हमारा चैप्टर है, थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला तो हम पढ़ेंगे कि एक्सक्रीटरी वेस्ट कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं ह्यूमन बॉडी एज वेल एज इन लोअर ऑर्गेनिज्म, और ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट हमने ऑर्गेनिज्म को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, क्या इवोल्यूशनरी ट्रेंड, कैसे कैसे चेंजेस आए और किस तरह का मोड ऑफ एक्सक्रीशन ऑर्गेनिज्म फॉलो करने लगे डिपेंडिंग ओवर द हैबिटेट दे फॉलो। नाउ इसके अंदर हम पढ़ने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट एलएस ऑफ किडनी, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ किडनी कि ह्यूमन किडनी का यदि हम इंटरनल व्यू देखते हैं तो हमें कैसा दिखाई देता है। फिर आप लोअर क्लास से पढ़ते आए होंगे द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, दैट इज नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के बारे में डिस्कस करेंगे, ओवरऑल उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ नेफ्रॉन को डिस्कस करेंगे। आफ्टर द डिस्कशन ऑफ नेफ्रॉन वी विल डिस्कस अबाउट यूरोपोइसिस, हाउ यूरिन फॉर्मेशन टेक प्लेस इन ह्यूमन बीइंग, कि कैसे यूरिन फॉर्मेशन होती है, यूरिन की कॉन्सेंट्रेशन कैसे होती है, क्या हम हर केस में हर टाइम पे डाइल्यूट यूरिन पास आउट करते हैं। तो डिपेंडिंग ओवर द मेटाबॉलिक कंडीशन ऑफ द बॉडी, फिजियोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द बॉडी, हमारा जो यूरिन आउटपुट होता है समटाइम डाइल्यूट और समटाइम कॉन्सेंट्रेटेड। तो अब बात आती है कि ये जो यूरिन डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेट हम पास कर रहे हैं, इसको कोई ना कोई तो रेगुलेट करता होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नीट टॉपिक पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर से हम, रास मैकेनिज्म, कि हाउ यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट अंडर डिफरेंट कंडीशन, की हाउ यूरिन फॉर्मेशन रेगुलेटेड इन ह्यूमन बीइंग। हार्मोनल कंट्रोल पढ़ेंगे हम इसके अंदर इंपॉर्टेंट, और फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल किडनी एंड द डिसऑर्डर रिलेटेड विथ एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये तो था जनरल आपका आउटलाइन इस चैप्टर का। लेकिन आज के सेगमेंट में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो सबसे पहला आज हम आज के सेगमेंट में डिस्कस करेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। बट बिफोर एक्सप्लेनिंग द नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, फॉर्मेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, फर्स्ट कम ओवर द टर्म एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, दैट इज द मेजर रोल प्ले वाया एक्सक्रीटरी सिस्टम। जो हमारा बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम है, चाहे वो लोअर ऑर्गेनिज्म में हो, चाहे हायर वर्टिब्रेट इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग के अंदर हो, तो उनका मेजर रोल क्या होता है बेटा, तो उनका मेजर रोल होता है एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। तो व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन एंड व्हाट इज द बेसिक नीड ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन। यदि ऑस्मोरेगुलेशन ना हो तो क्या होगा, किस तरह का मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है, उन सब के बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट कम ओवर द टर्म एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन and then come over the category of organism on the basis of mode of excretion, on the basis of type of nitrogenous waste excreted by them. So now come over excretion and osmoregulation. What do you mean by excretion and osmoregulation? जो हमारा पूरा का पूरा चैप्टर रहेगा इसी 2 टॉपिक के अराउंड घूमता रहेगा। तो दिस इज द मेजर टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, या इस 2 टॉपिक को ही हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो व्हाट डू यू मीन बाय एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन इज डिफाइंड एज रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट like ammonia, urea, uric acid, excess amino acids, creatinine, hippuric acid, etc. There are lot of diverse category of nitrogenous waste produced in different organism. Different group of organism में अलग अलग nitrogenous waste produce होते हैं। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों होता है, तो it totally depend over the existing habitat condition, कि किस habitat में वो रह रहे हैं और किस तरह की उनकी physiology है। तो the excretion of nitrogenous waste totally depend over the habitat they surround, and most important कि कैसी उनकी physiology है, किस mode of हम कहें कि कैसे हैबिटेट को फॉलो कर रहे हैं, एक्वेटिक है, डेजर्ट एरिया में लाइव करते हैं, या टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ हैबिटेट को फॉलो करते हैं, मोड ऑफ लाइफ को फॉलो करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग एक्सक्रीटरी मोड चेंज होता रहता है। नाउ कम ओवर द ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन इज डिफाइंड एज
physiological phenomena of maintenance of water and ion balance in body fluid is known as osmoregulation। तो जो हमारी आयनिक कॉन्सेंट्रेशन है बॉडी फ्लूइड दैट इज वाटर ब्लड की, उसमें वाटर के बैलेंस को मेंटेन करना, सॉल्ट के बैलेंस को मेंटेन करना, आयंस के बैलेंस को मेंटेन करना, दैट फिनोमिना इज सेड टू बी ऑस्मोरेगुलेशन। और यदि थोड़ा सा भी हमारा ब्लड हाइपरटोनिक होता है या हाइपोटोनिक होता है तो इट डिस्टर्ब द होल फिजियोलॉजी, सारी की सारी प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाएंगी। इट लीड टू बस्टिंग और श्रिंकेज ऑफ आरबीसी, तो पूरा का पूरा हमारा बॉडी कोलैप्स हो जाएगी। तो व्हाट इज द नीड ऑफ एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन? तो नाउ कम ओवर द नीड ऑफ excretion and osmoregulation। तो excretion and osmoregulation, write down, excretion and osmoregulation maintain homeostasis। What do you mean by homeostasis here? Homeo means constant, status means इंटरनल एनवायरनमेंट, कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, ताकि बॉडी के अंदर प्रॉपर रेगुलर मैनर में मेटाबॉलिज्म अपनी अच्छी स्पीड से चलती रहे, कोई हिंड्रेंस क्रिएट ना हो। तो व्हाट इज द नीड ऑफ होम्योस्टेसिस हियर? होम्योस्टेसिस टू maintain homeostasis, and homeostasis is necessary for proper metabolism, because if there is no proper metabolism then cell get died। तो सेल की सर्वाइवल के लिए क्या जरूरी है बेटा? मेटाबॉलिज्म के लिए क्या जरूरी है? होम्योस्टेसिस। एंड होम्योस्टेसिस के लिए क्या जरूरी है? एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, कि जो भी हमने खाना खाया है दैट अनडाइजेस्टेड वेस्ट इज रिमूव्ड अलोंग विथ एनस फ्रॉम एनस इन द फॉर्म ऑफ फीकस, दैट इज डेफिकेशन। और जो यूरिन पास आउट करते हैं, जो नाइट्रोजिनस वेस्ट हम बाहर निकालते हैं, क्योंकि हमने अपनी डाइट में प्रोटीन भी लिया है, हमने डीएनए आरएनए न्यूक्लिक एसिड भी लिए हैं, तो जो नाइट्रोजिनस बेस पेयर हैं प्यूरिन पायरिमिडीन्स या जो हमारे प्रोटीन्स हैं, दे अल्टीमेट ब्रेक डाउन इनटू अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। तो उन सारे टॉक्सिक सब्सटेंस को बॉडी से बाहर निकालना है एंड वी यूज टर्म एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। तो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट, इन दिस सेगमेंट वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट मोड ऑफ एक्सक्रीटरी मोड ऑफ, या कैसे हम नाइट्रोजिनस वेस्ट को रिमूव करते हैं, कौन कौन से मोड को हम फॉलो करते हैं। Now come over the first topic of this chapter, elimination of nitrogenous waste, कि कौन कौन से नाइट्रोजिनस वेस्ट अलग अलग टाइप की कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म रिमूव करते हैं और हमने उसको किस बेस पे कैटेगराइज किया है। तो नाउ कम ओवर द वेस्ट और नाइट्रोजिनस वेस्ट। नाइट्रोजिनस वेस्ट इंक्लूड मेनली 3 कैटेगरी। यहाँ पे मेनली हम 3 कैटेगरी को डिस्कस करेंगे बेटा, अमोनिया और अमोनियम आयन, NH3 that is ammonia and ammonium ion, second urea, NH2CO NH2 and uric acid। Otherwise there are so many type of nitrogenous waste which is eliminated across urine, sweat, अलग अलग मीन्स से एक्सक्रीट करते हैं हम, लेकिन बेसिक कैटेगरी जो हम नाइट्रोजिनस मोड ऑफ एक्सक्रीशन पढ़ेंगे उसमें हम मेजर 3 कैटेगरी को डिस्कस करने वाले हैं आज के सेगमेंट में। तो ऑन द बेसिस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट ऑर्गेनिज्म आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 कैटेगरी, या ऑर्गेनिज्म विच शो दीज टाइप ऑफ एक्सक्रीशन आर ऑफ 3 टाइप, मोनोटेलिक organism which excrete ammonia, यूरियोटेलिक organism which excrete यूरिया जिससे हम भी बिलोंग करते हैं, एंड रेप्टाइल्स की बात करें, बर्ड्स की बात करें तो दे मेनली excrete यूरिक एसिड एंड दे बिलोंग टू यूरिकोटेलिक एनिमल। नाउ द कम ओवर मोड ऑफ एक्सक्रीशन, मोड ऑफ एक्सक्रीशन, सब टॉपिक मोड ऑफ एक्सक्रीशन।
तो मोड ऑफ एक्सक्रीशन अभी आपको मैंने कहा कि कुछ ऑर्गेनिज्म अमोनिया एक्सक्रीट कर रहे हैं, कुछ यूरिया कर रहे हैं, कुछ यूरिक एसिड कर रहे हैं, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? तो मोड ऑफ एक्सक्रीशन totally depend over the existing habitat condition and evolutionary changes or metamorphosis कि कुछ लार्वल फॉर्म अलग एक्सक्रीट करते हैं, कुछ एडल्ट फॉर्म अलग मोड ऑफ एक्सक्रीशन को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहला आज हम मोड ऑफ एक्सक्रीशन पढ़ेंगे अमोनोटेलिज्म। तो हाउ कैन यू डिफाइन अमोनोटेलिज्म? अमोनोटेलिज्म इज अ मोड ऑफ एक्सक्रीशन इन विच organism excrete ammonia and the organism belonging to this category is said to be amonotelic animals. So amonotelism is defined as mode of excretion in which organism excrete ammonia as a major nitrogenous waste, जहाँ पे ऑर्गेनिज्म मेनली किस चीज़ को एक्सक्रीट करते हैं? अमोनिया को। द ऑर्गेनिज्म आर ऑफ टाइप belong to amonotelism and the organism which follow that mode of excretion is said to be amonotelic organism or amonotelic animals. Now before going over the example of amonotelism, first come over how ammonia is produced, कि अमोनिया कैसे प्रोड्यूस होता है इन ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो now come over the formation or synthesis of ammonia, synthesis or formation of ammonia. This is the important question of your NET exam कि how ammonia is produced in organism which show amonotelic mode of excretion. So it is produced by oxidative deamination. It is produced by oxidative deamination. ये पूछा भी जाता है बेटा, what do you mean by oxidative deamination here? अब बात आती है कि जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं, चाहे वो ऑर्गेनिज्म लोअर हो चाहे वो ऑर्गेनिज्म हायर हो, लोअर वर्टिब्रेट्स हो, हायर वर्टिब्रेट्स हो या इनवर्टिब्रेट्स हो, तो उनके अंदर मैं आपको बता दूं द सोर्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इन आवर बॉडी इन लोअर ऑर्गेनिज्म बॉडी इज प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, दैट इज डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन। अब बात आती है कि मेनली जो अमोनिया प्रोड्यूस्ड हो रहा है दैट प्रोड्यूस फ्रॉम एक्सेस अमीनो एसिड, मतलब जो भी हमने डाइट में प्रोटीन लिया या किसी ऑर्गेनिज्म ने प्रोटीन लिया, दैट प्रोटीन अंडरगो डाइजेशन इन प्रोड्यूस अमीनो एसिड एंड दैट अमीनो एसिड इज असिमिलेटेड और यूटिलाइज्ड इन आवर बॉडी एंड रेस्ट एक्सेस अमीनो एसिड आर एलिमिनेटेड इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, in the form of urea or uric acid. But here we discuss about amonotelism, तो किस तरह से वो अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं उसके बारे में आ जाते हैं। तो now come over the general structure of amino acid. तो क्या होता है जनरल स्ट्रक्चर अमीनो एसिड? तो अमीनो एसिड्स में दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं बेटा, दैट इज अमीनो ग्रुप, NH2 ग्रुप आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, एंड सेकेंड वन इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप, COH ग्रुप जिसको बोलते हैं, एसिडिक ग्रुप। हेयर हाइड्रोजन इज प्रेजेंट एंड हेयर आर कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, इट मे बी मिथाइल, इट मे बी इथाइल, इट मे बी एनी एरोमेटिक चेन और इट मे बी सिंप्लीफाइड हाइड्रोजन ऑल्सो। यदि हम ग्लाइसिन सिंपलेस्ट अमीनो एसिड की बात करें तो यहाँ आर की जगह पे क्या आ जाएगा, H, लेकिन यहाँ पे हम जनरल अमीनो एसिड की बात करें तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, आर अल्काइल ग्रुप और लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन कुछ भी हो सकता है, एंड दिस इज अल्फा कार्बन। तो यहाँ पे आपको कैसा कार्बन दिख रहा है, कायरल कार्बन, क्योंकि इसके चारों सब्स्टिट्यूएंट क्या है, अलग अलग। तो वो तो आपकी केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू है कि जिस कार्बन के ऊपर चारों सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग होते हैं दैट कार्बन इज सेड टू बी कायरल कार्बन। बट हेयर वी डिस्कस अबाउट हाउ अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अमीनो एसिड। तो दिस इज द जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड एंड दिस अमीनो एसिड अंडरगो डीएमिनेशन। डी का मतलब रिमूवल, एमिनेशन अमीन ग्रुप का बाहर निकलना। तो नाउ दिस अंडरगो डी
डीएमिनेशन, तो दिस इज अंडरगो डीएमिनेशन. तो हियर अमोनिया amine group released out, this is the amine group, clear. Now it transform into COOH CHR. अब इसमें से अमीन ग्रुप बाहर निकल चुका है, सिर्फ कौन सा ग्रुप फंक्शनल ग्रुप अटैच है बेटा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप. तो नाउ दिस इज सेड टू बी, अब यहाँ से ये निकला तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव. तो दिस इज सिंपल ऑर्गेनिक एसिड, या सिंपली हम लिख देते हैं ऑर्गेनिक एसिड, और ऑल्सो सेड टू बी कीटो एसिड. दिस ऑर्गेनिक एसिड stored in the body in the form of कार्बोहाइड्रेट. तो अब थोड़ा सा इस पॉइंट से आपको ये तो जरूर क्लियर हो गया होगा कि कुछ लोग बहुत एक्सेस में प्रोटीन लेते हैं और वो सोचते हैं कि मसल बिल्डअप होगा, लेकिन एक लिमिट से ज़्यादा एक तो आपकी बॉडी में अमीनो एसिड स्टोर किस फॉर्म में होगा, कार्बोहाइड्रेट. मतलब इवन एक्सेस अमीनो एसिड ट्रांसफॉर्म इनटू कार्बोहाइड्रेट, बिकॉज एक्सेस अमीनो एसिड हमारी बॉडी में स्टोर नहीं रहेगा, डीएमिनेशन होगा, अमीन ग्रुप रिलीज होगा, एंड दैट अमीनो एसिड ट्रांसफॉर्म इनटू ऑर्गेनिक एसिड, एंड दैट ऑर्गेनिक एसिड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट. तो आप सोच सकते हैं कि चाहे हम एक्सेस में कोई भी फूड सबस्ट्रेट लेते हैं, हम डाइट में कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे, तो भी वो अल्टीमेट किस में ट्रांसफॉर्म होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट इज द मेजर सबस्ट्रेट विच पार्टिसिपेट इन रेस्पिरेशन टू जनरेट एटीपी. क्लियर. नाउ दिस अमीनो एसिड अंडरगो डीएमिनेशन, रिमूवल ऑफ अमीन ग्रुप. अब अमीन ग्रुप किसके साथ कंबाइंड होगा बेटा, नाउ दिस अमीन ग्रुप NH2 ग्रुप, NH2 amine group combine with proton and form ammonia or ammonium ion. अब बात आती है कि जो अमोनिया और अमोनियम आयन है, दिस इज हाईली टॉक्सिक, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, तो बॉडी इसको ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं कर पाती. अब स्टोर नहीं कर पा रही तो इसको एलिमिनेट करेगी. तो नाउ कम ओवर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर, हाउ अमोनिया इज एक्सक्रीटेड आउट एंड हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर दे रिक्वायर. तो नाउ कम ओवर कि किस तरह से अमोनिया एक्सक्रीट होता है. तो नाउ फीचर ऑफ अमोनिया या फीचर ऑफ अमोनोटिलिज्म आ जाते हैं. तो अमोनिया और अमोनियम आयंस हाईली टॉक्सिक इन नेचर, हाईली टॉक्सिक इन नेचर मतलब थोड़ी देर भी यदि बॉडी में सेल में ये परसिस्ट कर जाए तो पर्सन गेट डाइड. क्लियर. तो इट इज़ हाईली टॉक्सिक इन नेचर, बहुत ही टॉक्सिक है. तो इसकी रिमूवल कैसी चाहिए, इमीडिएट रिमूवल चाहिए. तो नीड इमीडिएट रिमूवल, इमीडिएट रिमूवल और एलिमिनेशन. रिक्वायर वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर देयर रिमूवल. बहुत टॉक्सिक सब्सटेंस है, केमिकल है, तो बॉडी से बाहर निकालना है. तो यदि मैं यहाँ पे सिंपली यदि आपको एक फिगर दूँ तो 1 ग्राम यूरिया को निकालने के लिए लगभग आधे लीटर पानी की रिक्वायरमेंट होती है. आप ध्यान से समझें इस पॉइंट को कि रिमूवल ऑफ 1 ग्राम यूरिया रिक्वायर अप्रॉक्सीमेट 500 ml ऑफ वाटर. तो क्या इतना लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रिमूव या लॉस्ट कर सकता है कोई टेरेस्ट्रियल एनिमल? नो. तो डेफिनेटली दिस मोड ऑफ एक्सक्रीशन इज फॉलोड बाय एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म विच इनहैबिट इन वाटर, जिसके पास वाटर बहुत ही प्लेंटी अमाउंट में प्रेजेंट है. तो यूरिया कौन से ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट करेंगे, जिनके पास वाटर प्लेंटी अमाउंट में प्रेजेंट है. दैट मीन्स दे इनहैबिट इन एक्वेटिक हैबिटा. तो नाउ थर्ड फीचर, अमोनिया आयन और अमोनिया require large amount of water for their elimination. That is, here write down the figure. 1 gram ammonia require 300 to 500 ml of water for their
removal, and that much water is not affordable by terrestrial mode of life. That's why they doesn't follow a monotelism, they belong to other category. Clear? So this large amount of water for ammonia removal is affordable for aquatic fauna. Generally, they shown by the organism found in aquatic habitat, muddy habitat और जहाँ पे plenty amount of water है. Now come over the example of ammonotelic animals. Ammonotelic organism कौन से ऑर्गेनिज्म अमोनोटेलिक होते हैं? नाम से क्लियर है. अमोनोटेलिज्म इज द फिनोमिना मोड ऑफ एक्सक्रीशन, एंड अमोनोटेलिक वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कैसा मोड ऑफ एक्सक्रीशन फॉलो करते हैं? अमोनोटेलिज्म. नाउ द कम ओवर द एग्जांपल. फर्स्ट एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम लोअर ऑर्गेनिज्म, हाइड्रा, they excrete ammonia via general body surface. क्योंकि इनका कैसा है बेटा हैबिटेट? एक्वेटिक हैबिटेट में रहते हैं, तो अपने जनरल बॉडी सरफेस से बाहर निकाल देते हैं अमोनिया को बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू डिफ्यूज करते जाते हैं. मतलब जो भी अमोनिया प्रोड्यूस हुआ इमीडिएटली एलिमिनेटेड आउट, बिकॉज अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक और इनके पास पानी की तो कमी है नहीं, तो दे एलिमिनेट अमोनिया across general body surface in the form of simple dissolved form, क्योंकि ammonia is highly soluble in water. Second example like planaria, earthworm, tadpole, they excrete ammonia, also excrete ammonia. Now the third example, bony fishes which belong to advanced category of fishes जिसको हम teleost fishes भी बोलते हैं. they excrete ammonium ion here. ये अमोनिया रिलीज करते हैं सिंपली अमोनिया एक्सक्रीशन. बट जो बोनी फिशेज होती हैं दे मेनली एक्सक्रीट अमोनिया इंस्टेड ऑफ अमोनिया, दे एक्सक्रीट अमोनियम आयन. दे एक्सक्रीट अमोनियम आयन via gills epithelium. Again they eliminate ammonia in surrounding water via gills epithelium. So these are the certain example of ammonotelism. Again come over 3 point आपको याद रखने हैं बेटा. First ammonotelism की definition, ammoniotelic animals के example, and most of NEET का important question, how ammonia is produced in our body or in lower organism body. So it is produced by oxidative deamination of amino acid. और अमोनिया हाईली टॉक्सिक होता है. दैट्स वाई 1 ग्राम अमोनिया रिक्वायर approximate half liter of water, and that much amount of water is not affordable via terrestrial animal or desert mode of life of animal. तो कौन से एनिमल इस तरह का मोड ऑफ एक्सक्रीशन शो करते हैं? तो डेफिनेटली that mode of excretion shown by aquatic fauna. Now come over the second mode of excretion, that is ureotelism. Now come over the second mode of excretion. नेम से क्लियर हो रहा होगा यूरियोटेलिज्म, जहाँ पे ऑर्गेनिज्म क्या एक्सक्रीट करते हैं बेटा? यूरिया. तो यूरियोटेलिज्म इज डिफाइंड एज मोड ऑफ एक्सक्रीशन इन विच ऑर्गेनिज्म excrete urea as a major nitrogenous waste. यहाँ पे हम नाइट्रोजिनस वेस्ट की बात कर रहे हैं.
तो जैसे हम एग्जाम्पल बताऊं तो ह्यूमन बींग ऑल्सो बिलोंग टू दिस कैटेगरी, लेकिन इंस्टेड ऑफ यूरिया ह्यूमन ऑल्सो एक्सक्रीट लिटिल अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड, क्रिटाइन, क्रिटेनिन, हिपुरिक एसिड। तो बहुत सारे नाइट्रोजिनस वेस्ट वो एक्सक्रीट करते हैं हम, लेकिन मेजर जो एक्सक्रीशन है वो हम क्या एक्सक्रीट करते हैं बेटा? यूरिया। दैट्स वाई वी बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ यूरियोटेलिज्म एंड दिस मोड ऑफ एक्सक्रीशन इज फॉलो बाय मेनली मैमल्स। मैमल्स जो हायर वर्टिब्रेट्स हैं वो किस तरह का मोड ऑफ एक्सक्रीशन फॉलो करते हैं? यूरियोटेलिज्म। क्यों फॉलो करते हैं तो उसके ऊपर आ जाते हैं हम बात कि हम अमोनिया क्यों नहीं एक्सक्रीट करते। तो अभी अभी मैंने बताया कि अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक इफ इट रिमेन इन बॉडी, सेल और टिश्यू। कहीं भी अमोनिया थोड़ी देर के लिए रह जाए तो इट इमीडिएटली किल दैट टिश्यू, किल दैट ऑर्गन। दैट्स व्हाई इमीडिएटली द टॉक्सिक अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू नॉन टॉक्सिक फॉर्म दैट इज यूरिया एंड दिस फंक्शन इज परफॉर्म बाय आवर मेजर ऑर्गन लिवर। तो नाउ कम ओवर यूरियोटेलिज्म, व्हाई यूरिया इज बेनिफिशियल मोड ऑफ एक्सक्रीशन ओवर अमोनिया। कि क्या ऐसे फीचर हैं जो यूरिया को बेटर मोड ऑफ एक्सक्रीशन या बेटर नाइट्रोजिनस वेस्ट एलिमिनेशन कहा गया है ओवर अमोनिया। तो वाई क्वेश्चन कर लेते हैं कि यहीं पे हम वाई एलिमिनेशन ऑफ यूरिया इज बेनिफिशियल ओवर रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट, अमोनिया और अमोनियम आयन। ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि यूरिया को प्रिफरेबल नाइट्रोजिनस वेस्ट कहा गया है। किसके ऊपर? अमोनिया के ऊपर। तो नाउ कम ओवर द आंसर फर्स्ट, यूरिया इज लेस टॉक्सिक इन नेचर। That is, urea is approximate 1 lakh time less toxic than ammonia. अमोनिया से कितने गुना लेस टॉक्सिक है बेटा? 1 लाख टाइम। तो सीधी सी बात हो रही होगी कि इतना लीस्ट टॉक्सिक है अमोनिया से, तो यदि बॉडी में, टिश्यू में, सेल के अंदर ये रह भी जाता है तो इट इज़ नॉट हाईली लिथल बॉडी के लिए। हालांकि यदि यूरिया का लेवल हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो इट लीड टू यूरीमिया। इट इवन हमने आरबीसी के केस में पढ़ा भी था कि आरबीसी की शेप को भी चेंज कर देता है। इट लीड टू डिस्टॉर्शन ऑफ द शेप ऑफ आरबीसी। लेकिन हम फिर भी बात करें अमोनिया और यूरिया को कंपेयर करें तो अमोनिया इज वेरी लेस टॉक्सिक एज कंपेयर टू अमोनिया। सेकेंड, इट रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ वाटर फॉर देयर एलिमिनेशन और रिमूवल। अब यहाँ पे फिगर आ जाते हैं, दैट इज 1 ग्राम of urea removal only 50 ml of water is required। यदि ह्यूमन की बात करें तो 1 ग्राम यूरिया निकालने के लिए, एक्सक्रीट करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए हम कितना पानी वेस्ट करते हैं? 50 ml। क्लियर? 1 ग्राम अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए ½ लीटर वाटर, 1 ग्राम यूरिया को एक्सक्रीट करने के लिए 50 ml ऑफ वाटर। तो बहुत पानी के जो वेस्टेज है वो क्या हो गई? कम हो गई। तो दिस अलाउ कंजर्वेशन ऑफ वाटर इन बॉडी फ्लूइड, हेंस इट मेंटेन ऑस्मोरेगुलेशन। तो ऑस्मोरेगुलेशन को मेंटेन करने के लिए बॉडी फ्लूइड में वाटर के लेवल को मेंटेन करने के लिए भी हम क्या करते हैं? यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। थर्ड, यूरिया इज नॉट हाईली लीथल फॉर टिश्यू
बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज ये नहीं करता। नाउ कम ओवर द सिंथेसिस ऑफ यूरिया, हाउ यूरिया इज प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन बॉडी, और किस तरह से यूरिया प्रोड्यूस्ड होते हैं, क्यों यूरिया प्रोड्यूस करते हैं, ये तो आपको क्लियर हो गया कि अमोनिया एक तो बहुत टॉक्सिक है, यदि कुछ टाइम के लिए भी टिश्यू में रह जाए तो इट इज़ हाईली लीथल, एंड सेकेंड रिक्वायर ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ वाटर फॉर देयर एलिमिनेशन, और इतना ज़्यादा पानी हम वेस्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकते बिकॉज वी फॉलो टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ। नाउ कम ओवर द सिंथेसिस ऑफ यूरिया और फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। तो अब आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि पहले हमारी बॉडी में भी जो यूरिया प्रोड्यूस हो रहा है वो किससे प्रोड्यूस हो रहा है बेटा, अमीनो एसिड से। तो सिंपली यदि मैं यहाँ पे जनरलाइज्ड इक्वेशन बार बार नहीं लिखूंगी, अमीनो एसिड अंडरगो ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन, सिंपली लिखूंगी मैं क्योंकि वी ऑलरेडी डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इन केस ऑफ अमोनोटेलिज्म। तो अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड, क्लियर। This ammonia is highly toxic. It is highly toxic and require tremendous amount of water for their elimination, and it is highly toxic and most important highly soluble in water. Now this ammonia, which is very toxic, it immediately transform into urea, that is comparatively less toxic than ammonia, approximate 1 lakh time less toxic than ammonia. So this ammonia combined with CO2 and transform into urea, and the general formula of urea is NH2CONH2। तो आप यदि इसको बैलेंस कर लें तो NH2CONH2, तो कितने मॉलिक्यूल अमोनिया इन्वॉल्व होंगे, 2, बैलेंस कर लें, 1 molecule of water is eliminated out, and that cycle is said to be ornithine cycle। तो this is the general, आपके सिलेबस में नहीं है, एक ornithine cycle पढ़ेंगे आप जिसमें सीरीज ऑफ रिएक्शन के थ्रू ये प्रोसेस चलती है, एंड दैट रिक्वायर अगेन दिस इज हाईली एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब बात आती है कि ऑर्गेनिज्म ने यूरिया बनाने के लिए, एक मॉलिक्यूल यूरिया बनाने के लिए 3 ATP को यूज़ करता है। समझ जाइए आप कि यदि बहुत सारे यूरिया मॉलिक्यूल बन रहे हैं तो ह्यूमन बॉडी या अदर मैमल बॉडी मतलब यूटिलाइज लार्ज अमाउंट ऑफ ATP और एग्जॉस्ट लार्ज अमाउंट ऑफ ATP फॉर द फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। क्यों ऐसा प्रोसेस किया, इतना एनर्जी लॉस हमने क्यों किया, क्योंकि अमोनिया बहुत टॉक्सिक है, इमीडिएटली किल द ऑर्गेनिज्म, किल द इंडिविजुअल। इसीलिए उसने इवन बाय स्पेंडिंग प्लेंटी अमाउंट ऑफ एनर्जी इट फाइनली ट्रांसफॉर्म इनटू नॉन टॉक्सिक फॉर्म और लेस टॉक्सिक फॉर्म, दैट इज यूरिया। तो हियर अमोनिया combined with CO2 and the process operated in liver। ये कहाँ चलती है बेटा, ये आपको पता होना चाहिए, liver, and that cycle is said to be ornithine cycle। ornithine cycle ये पूछा भी जाता है कि 3 साइक्लिकल इवेंट चलते हैं, मतलब 3 स्टेप में चलती है प्रोसेस। इट इज़ नॉट इन योर सिलेबस, जस्ट सिंप्लीफाई, वैसे हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। तो ये आपका नेट का इंपॉर्टेंट है कि फ्रॉम एट विच साइट ammonia converted into urea, that's why liver is said to be detoxification center। why it is said to be detoxification, क्योंकि liver का बहुत ही important काम है हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस को लीस्ट टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करना, क्योंकि लिवर के पास ही ऐसे एंजाइम्स हैं जो टॉक्सिक सब्सटेंस को किस में कन्वर्ट करते हैं, नॉन टॉक्सिक फॉर्म में। तो दिस इज यूरिया एंड दैट साइकिल इज सेड टू बी ऑर्निथिन साइकिल। तो above reaction is highly endothermic or endergonic। endothermic means utilizes or consume many energy currency, that is ATP, हाईली एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ऐसी प्रोसेस क्यों किया टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में, टू कन्वर्ट टॉक्सिक सब्सटेंस इनटू लेस टॉक्सिक फॉर्म। नाउ कम ओवर कि और क्या बेनिफिट नजर आते हैं। तो यूरिया कॉम्पेरेटिवली लेस सॉल्युबल एज कम्पेयर टू अमोनिया। अमोनिया इज हाईली सॉल्युबल, यूरिया इज लेस सॉल्युबल, यूरिक एसिड इज इनसॉल्युबल। अब बात आती है कि जो यूरिया है वो हम एक्सक्रीट करते हैं किसके थ्रू, किडनी के थ्रू। अब आती है बात कि कौन से ऑर्गेनिज्म इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो नाउ कम ओवर द एग्जाम्पल ऑफ यूरिकोटेलिक।
सॉरी यूरियोटेलिक एनिमल्स, यूरियोटेलिक एनिमल्स नाम से क्लियर है। द ऑर्गेनिज्म विच फॉलो यूरियोटेलिज्म, ऑर्गेनिज्म फॉलो यूरियोटेलिज्म, क्लियर। नाउ फर्स्ट एग्जाम्पल ह्यूमन, हायर वर्टिब्रेट, हायर मैमल। इसमें आप सिंपल एग्जाम्पल लिख लें, मैमल्स, ऑल मैमल्स, क्लियर। लाइक यदि हम लैंड मैमल्स की बात करें, लैंड मैमल्स की बात करें तो ऑल कैटल्स आ जाएंगे आपके, ह्यूमन आ जाएंगे, एट्सेट्रा। यदि हम एक्वेटिक मैमल की बात करें तो इसमें आपके वेल्स आ जाएंगे, सील आ जाएंगे। उसी तरह से हम बात करें आपके डेजर्ट मैमल की, डेजर्ट मैमल्स की बात करें तो इसमें आपके कैमल आ जाएंगे, कैंगरू रैट आ जाएंगे। और इसके अलावा कि कुछ ऐसे भी एक्वेटिक लोअर वर्टिब्रेट्स हैं जो ऐसा मोड ऑफ एक्सक्रीशन फॉलो करते हैं, तो दे इंक्लूड कार्टिलेजिनस फिशेस, सम कार्टिलेजिनस फिशेस लाइक शार्क और रे, इलेक्ट्रिक रेज आपने सुने होंगे। तो ये कुछ ऑर्गेनिज्म है जो कैसा मोड ऑफ एक्सक्रीशन फॉलो करते हैं, यूरियोटेलिज्म। नाउ कम ओवर द ड्यूअल मोड ऑफ एक्सक्रीशन। व्हाट यू मीन बाय ड्यूअल मोड? मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कभी अमोनिया एक्सक्रीट कर रहे हैं तो कभी यूरिया एक्सक्रीट कर रहे हैं, डिपेंडिंग ओवर द इनहैबिटिंग कंडीशन कि वो कहाँ पाए जाते हैं। तो नाउ कम ओवर द ड्यूअल मोड ऑफ एक्सक्रीशन। आफ्टर अमोनोटेलिज्म एंड यूरियोटेलिज्म नाउ कम ओवर द ड्यूअल एक्सक्रीशन। ड्यूअल का मतलब होता है दो। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो टू मोड ऑफ एक्सक्रीशन को फॉलो करते हैं डिपेंडिंग ओवर द सराउंडिंग कंडीशन। तो ड्यूअल मोड ऑफ एक्सक्रीशन शोन बाय सम स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म डिपेंडिंग ओवर सराउंडिंग कंडीशन। अब यहाँ पे सराउंडिंग कंडीशन की बात करूँ बेटा तो सीधी सी बात है, किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वाटर के ऊपर। क्योंकि अभी भी मैंने आपको एक फिगर दिया कि 1 ग्राम यूरिया के रिमूवल के लिए कितना पानी चाहिए? 50 ml। और 1 ग्राम अमोनिया के रिमूवल के लिए कितना पानी चाहिए? 500 ml। तो सीधी सी बात है कि यदि ऑर्गेनिज्म अमोनिया एक्सक्रीट कर रहा है तो वो कौन से कहाँ पे इनहेबिट कर रहा है? एक्वेटिक हैबिtat वेयर द वाटर इज इन प्लेंटी अमाउंट। और यदि वो यूरिया एक्सक्रीट कर रहा है दैट मीन्स वो कहाँ पे आ चुका है? टेरेस्ट्रियल या सराउंडिंग में पानी क्या हो चुका है? कम। तो नाउ कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अलग ड्यूअल मोड फॉलो करते हैं। तो अर्थवर्म शो बोथ अमोनोटेलिज्म एंड यूरियोटेलिज्म। तो अमोनोटेलिज्म कब शो करेंगे? अमोनोटेलिज्म एंड यूरियोटेलिज्म। अमोनोटेलिज्म इज शोन व्हेन वाटर इज इन प्लेंटी अमाउंट, whereas यूरियोटेलिज्म व्हेन वाटर स्कैर्सिटी अगर बहुत कम पानी है, वाटर की कमी आ चुकी है, तो उस केस में वो कैसा मोड ऑफ एलिमिनेशन, नाइट्रोजनस वेस्ट एलिमिनेशन शो कर रहे हैं? यूरियोटेलिज्म। अगेन लैंग फिश, अफ्रीकन टोड, जिनोपस, ये भी 2 मोड ऑफ एक्सक्रीशन को फॉलो करते हैं बेटा। फर्स्ट वन इज अगेन अमोनोटेलिज्म। अमोनोटेलिज्म कब शो कर रहे हैं ये? जब ये कहाँ पे हैं? इन एक्वेटिक हैबिटेट। और ये कब यूरियोटेलिज्म शो कर रहे हैं? तो यूरियोटेलिज्म, ये क्वेश्चन भी आया था, इंपॉर्टेंट है नेट के लिए, कि जो जिनोपस के ऊपर ही क्वेश्चन आया था, जो अफ्रीकन टोड हैं, व्हेन दे अंडरगो हाइबरनेशन सुना होगा आपने, विंटर स्लीप, दैट इज इन मडी कंडीशन, हाइबरनेशन इन मड कंडीशन वेयर वाटर इज नॉट इन प्लेंटी अमाउंट, वाटर इज स्कैर अमाउंट और बहुत लो अमाउंट में है। तो जब वो विंटर स्लिप करते हैं, अपनी एक्टिविटी को पॉज कर चुके हैं, तो उस टाइम पे वो कैसा मोड ऑफ एक्सक्रीशन फॉलो करते हैं? यूरियो। क्योंकि बॉडी की मेटाबॉलिज्म रेट स्लो हो चुकी है, विंटर स्लिप, मड में घुसे हुए हैं सारे के सारे टोड, तो उस टाइम पे वो कैसा मोड ऑफ एक्सक्रीशन? यूरिया। क्योंकि यूरिया इज लेस टॉक्सिक और कंपैरेटिवली लेस टॉक्सिक एज कंपेयर टू अमोनिया। Now crocodile. Again crocodile also show अमोनोटेलिज्म
यूरियोटेलिज्म एंड यूरिकोटेलिज्म ऑल्सो। तो अमोनोटेलिज्म व्हेन क्रोकोडाइल इन वाटर, लेकिन कई बार आपने विंटर में देखा होगा कि क्रोकोडाइल बास्किंग के लिए, धूप सेकने के लिए घंटों पानी से बाहर रहते हैं, 10 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे। तो उस टाइम पे वो कैसा मोड ऑफ आप कहें एक्सक्रीशन शो करते हैं, तो दे शो यूरिया भी एलिमिनेट कर रहे हैं, एक्सक्रीट कर रहे हैं, यूरिक एसिड भी एक्सक्रीट कर रहे हैं। तो इन ऑन लैंड व्हेन दे स्पेंड maximum time over land for basking, अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट करने के लिए, होम्योथर्मी के लिए दे कम आउटसाइड वाटर, एक्वेटिक हैबिटेट से बाहर आते हैं, तो उस टाइम पे शो करते हैं। अगेन टैडपोल आपको पता ही है, लार्वा ऑफ फ्रॉग। In initial stage they show यूरियोटेलिज्म, they show अमोनोटेलिज्म, सॉरी। टैडपोल मेनली क्या रिलीज करता है? अमोनोटेलिज्म। बट मेटामॉर्फोसिस का मतलब जब टैडपोल किस में ट्रांसफॉर्म होने शुरू हो गए हैं? एडल्ट में। व्हेन टैडपोल ट्रांसफॉर्म इनटू एडल्ट, किस में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं? एडल्ट में। दैट फिनोमिना इज सेड टू बी मेटामॉर्फोसिस। जहाँ पे लार्वा किस में कन्वर्ट होता है? एडल्ट में। देन वी यूज्ड अ मेटामॉर्फोसिस। तो अमोनोटेलिज्म इन एक्वेटिक हैबिटेट, और व्हेन दे अंडरगो मेटामॉर्फोसिस दे शो यूरियोटेलिज्म। तो these are certain organism which show diverse category or more than one category of mode of excretion। तो ऐसे mode of excretion को क्या बोलते हैं हम? ड्यूअल excretion। तो किस तरह के ड्यूअल excretion? तो ड्यूअल excretion टोटली डिपेंड ओवर द सराउंडिंग वाटर कंडीशन, कि उनको वाटर कैसा मिल रहा है। दी वाटर प्लेंटी है तो दे डेफिनेटली शो अमोनोटेलिज्म, कि वो क्यों एनर्जी वेस्ट करेंगे यूरिया बनाने में या अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने में। तो नाउ लास्ट कम ओवर द थर्ड मोड ऑफ एक्सक्रीशन, यूरिकोटेलिज्म, जहाँ पे ऑर्गेनिज्म क्या एलिमिनेट करते हैं बेटा? यूरिक एसिड, विच इज द लीस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजिनस वेस्ट। नाउ लास्ट मोड ऑफ नाइट्रोजिनस एक्सक्रीशन इज यूरिकोटेलिज्म, जहाँ पे ऑर्गेनिज्म क्या एक्सक्रीट कर रहा है बेटा? यूरिक एसिड। और जो ऑर्गेनिज्म इस कैटेगरी ऑफ मोड ऑफ एक्सक्रीशन को फॉलो करते हैं, दे बिलोंग टू कैटेगरी ऑफ यूरिकोटेलिक। नाउ फर्स्ट कम ओवर यूरिक एसिड होते कैसे नाइट्रोजिनस वेस्ट है, कहाँ से बनते हैं, एंड हाउ कैन यू डिफाइन यूरिकोटेलिज्म? तो इट इज अ मोड ऑफ एक्सक्रीशन in which organism excrete uric acid as major nitrogenous waste। अब जैसे यदि हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन बीइंग मेनली क्या एक्सक्रीट करते हैं बेटा? यूरिया, बट सम टाइम इट ऑल्सो रिलीज लिटिल अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड, क्लियर। एंड सम टाइम यूरिक एसिड स्टार्ट डिपोजिटिंग, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उस कंडीशन को लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आ जाता है यूरिकोटेलिज्म। क्या डिफरेंस है? तो आपने पढ़ा कि अमोनिया सबसे टॉक्सिक भी है और सबसे ज़्यादा सॉल्युबल भी है वाटर में, और उसके एलिमिनेशन के लिए 1 ग्राम अमोनिया के लिए कितना पानी चाहिए? 500 ml। 1 ग्राम यूरिया के एलिमिनेशन के लिए कितना चाहिए? 50 ml। लेकिन अब यदि हम कुछ ऑर्गेनिज्म की बात करें, जैसे टेरेस्ट्रियल और डेजर्ट रेप्टाइल्स की बात करें, बर्ड्स की बात करें, तो उनके पास इतना भी पानी नहीं है कि वो यूरिया को भी रिमूव कर सके। तो दे कन्वर्ट यूरिया, दैट इज मीडियम टॉक्सिक नाइट्रोजिनस वेस्ट, इनटू यूरिक एसिड। वो किस में कन्वर्ट कर देते हैं? उसको इनसॉल्युबल फॉर्म, सॉलिड क्रिस्टल के फॉर्म में, एंड दैट सॉलिड क्रिस्टल इज सेड टू बी यूरिक एसिड। तो नाउ what is the characteristic feature of uric acid and what from where uric acid is produced? तो uric acid is least toxic, nitrogenous waste, least toxic nitrogenous waste है, that is require
सिंपली यदि कहूँ तो 1 ग्राम यूरिक एसिड रिक्वायर 10 ml of water for their elimination। 1 ग्राम यूरिक एसिड को निकालने के लिए कितना पानी वेस्ट होता है? 10 ml। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम मोड ऑफ एक्सक्रीशन को फॉलो कर रहे हैं, वाटर रिमूवल भी क्या हो रही है, वाटर की एलिमिनेशन भी कम होती जा रही है। तो जैसे जैसे एक्वेटिक से टेरेस्ट्रियल की तरफ जा रहे हैं तो इवोल्यूशनरी चेंजेस क्या आते गए कि ऑर्गेनिज्म को अपनी बॉडी फ्लूइड में वाटर को कंजर्व करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने मोड ऑफ या नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को चेंज करना शुरू कर दिया। तो अगेन सीधी सी बात है, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, प्रोटीन फाइनली किस में कन्वर्ट होता है? अमोनिया में। अब अमोनिया बहुत टॉक्सिक है और बहुत ज़्यादा पानी उसको निकालने के लिए वेस्ट करना है, तो उसको इमीडिएटली ऐसे ऑर्गेनिज्म यूरिकोटैलिक एनिमल किस में कन्वर्ट करेंगे? यूरिक एसिड में। तो एट विच साइट यूरिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड? तो नाउ अमोनिया, synthesis of uric acid. First come over synthesis of uric acid. So now ammonia is converted into uric acid in liver, and it is highly energy consuming process। तो इवन एनर्जी इज कंज्यूम, लेकिन ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास पानी की बहुत ज़्यादा स्कैरसिटी है, दे इमीडिएटली ट्रांसफॉर्म अमोनिया इनटू यूरिक एसिड। इट इज़ हाईली एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस, मीन्स large amount of ATP is required to convert toxic ammonia into least toxic uric acid। क्लियर? एक तो मैंने बताया कि लीस्ट टॉक्सिक है तो वाटर भी कम चाहिए। तो एक तो कहाँ बन रहा है? लिवर में, एंड सेकेंड अमोनिया इज कन्वर्टेड टू यूरिक एसिड इन लिवर एज वेल एज इन किडनी ऑल्सो। अब यूरिक एसिड का थर्ड फीचर आ जाते हैं। यूरिक एसिड ऑलमोस्ट insoluble in water, that is precipitate out in वाटर के अंदर ये प्रेसिपिटेट बना लेते हैं। तो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि ये इनसॉल्युबल हैं। लेकिन अब बात आती है कि जो किडनी नाइट्रोजनस वेस्ट को निकालती है, तो किडनी से कोई भी सॉलिड चीज़ तो रिमूव हो नहीं सकती, तो सॉल्युबल फॉर्म में ही जाएगी। तो यूरिक एसिड जो किडनी में बन रहे हैं, दे प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। मतलब कुछ यूरिक एसिड किस फॉर्म में है? सॉल्युबल फॉर्म में। अब बात आती कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास पानी तो बहुत कम है, तो यदि हम बर्ड्स की बात करें तो यूरिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन किडनी इन डाइल्यूटेड फॉर्म, एंड दैट यूरिक एसिड इज एंटर्ड इनटू क्लोइका। क्लोइका क्या होता है बेटा? क्लोइका एक ऐसा कॉमन चैम्बर है बर्ड्स के केस में, जिसके अंदर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट भी ओपन कर रहा है, यूरिनरी सिस्टम भी ओपन कर रहा है, और डाइजेस्टिव सिस्टम भी ओपन कर रहा है। मतलब फीकस भी किसके थ्रू रिमूव हो रहा है? क्लोइका के थ्रू। यूरिन भी किसके थ्रू रिमूव हो रहा है? क्लोइका के थ्रू। गैमेट्स भी किसके थ्रू बाहर निकल रहे हैं? एग्स भी किसके थ्रू बाहर निकल रहे हैं? क्लोइका के थ्रू। तो क्लोइका इज द कॉमन चैम्बर फॉर यूरिनरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एज वेल एज फॉर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द होल यूरिक एसिड प्रोड्यूस्ड इन किडनी यूरिक एसिड एलिमिनेटेड इन द फॉर्म ऑफ सॉल्युबल फॉर्म, क्योंकि किडनी कभी भी इनसॉल्युबल सब्सटेंस को एलिमिनेट नहीं कर सकती। तो किडनी के अंदर यूरिक एसिड जो प्रोड्यूस्ड हुए हैं, दैट आर प्रेजेंट इन डाइल्यूटेड फॉर्म। तो हाउ दिस यूरिक एसिड इट इज एलिमिनेटेड? नाउ कम ओवर कि किस तरह से यूरिक एसिड हमारी किडनी नहीं, सॉरी, बर्ड्स के अंदर एलिमिनेट होती है, क्योंकि हमारा मेजर मोड ऑफ एलिमिनेशन नाइट्रोजनस वेस्ट का क्या है? यूरिया। येट इन ह्यूमन बीइंग यूरिक एसिड इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड। तो नाउ इन केस ऑफ बर्ड्स, first come over the example, यूरिकोटैलिक animals।
तो यूरिकोटेलिक एनिमल्स विच शो यूरिकोटेलिज्म, जो क्या एक्सक्रीट करते हैं, यूरिया। तो दे इंक्लूड हम कह सकते हैं कि इंसेक्ट्स आ जाते हैं इसमें, और इसके अंदर कुछ लैंड स्नेल्स आ जाते हैं बेटा, स्नेल्स, और इसके अंदर आपके आ जाते हैं मेनली बर्ड्स और रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में मेनली आपके इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं लिजर्ड और स्नेक। डेफिनेटली लिजर्ड एंड स्नेक शो यूरिकोटेलिज्म मेजर। अब बात करते हैं कि यूरिक एसिड कहाँ प्रोड्यूस होता है, लिवर में, और कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, सेकंड अपने किडनी में। और किडनी ऑलवेज जो एलिमिनेट करती है, दैट एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट ऑलवेज इन सॉल्युबल फॉर्म, सॉल्युबल मतलब सॉल्यूशन के फॉर्म में एलिमिनेट कर रही है। तो नाउ यूरिक एसिड प्रोड्यूस्ड इन किडनी, फ्रॉम किडनी दिस एंटर इनटू, इन बर्ड्स, मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ बर्ड्स के बारे में। इन बर्ड्स यूरिक एसिड एंटर इनटू क्लोइका। व्हाट इज क्लोइका हेयर, यू कैन राइट डाउन, क्योंकि कुछ बच्चों ने नाम सुना हो शायद पहली बार, या कुछ पढ़ भी चुके होंगे। तो क्लोइका इज कॉमन चैम्बर फॉर reproductive, excretory and digestive system। मतलब everything is eliminated across cloaca, and this cloaca which is site जहाँ पे यूरिक एसिड पहुँचा है, यूरिक एसिड entered in डाइल्यूटेड फॉर्म। किस फॉर्म में पहुंचा है, डाइल्यूटेड फॉर्म। अब आप खुद ही देखें तो क्या ये सारा का सारा यूरिक एसिड ऐसे ही निकाल देगी, तो नहीं। तो इन क्लोइका वाटर इज रीएब्जॉर्ब हेयर एंड यूरिक एसिड excreted in the form of solid pellet along with fecal matter or excreta, fecal matter that is excreta। तो आपने देखा भी होगा बर्ड्स के केस में, लिजर्ड के केस में ब्राउन और येलोइश कलर का एक्सक्रीटा, उसके साथ एक वाइट कलर का पैलेट देखा होगा, एंड दैट पैलेट इज एक्चुअली यूरिक एसिड क्रिस्टल। क्लियर। तो आप देख रहे हैं कि यूरिक एसिड इनसॉल्युबल है और सॉलिड क्रिस्टल पास आउट होता है, और जो बर्ड्स के केस में प्रोड्यूस्ड हो रहा है अलॉन्ग विथ एक्सक्रीटा, दैट इज सेड टू बी बर्ड ड्रॉपिंग, इसको बोलते हैं बर्ड ड्रॉपिंग और ग्वानो। कमर्शियली यूज़ किया जाता है इस ग्वानो को, एक्सक्रीटा से सेपरेट आउट कर लेता है, एंड कमर्शियली यूज्ड एज ए फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ किया जाता है। बहुत जगह पे आपने देखा होगा कि बर्ड्स के जो ड्रॉपिंग्स होते हैं डायरेक्टली उनको वाटर में डिज़ोल्व करके फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ किया जाता है, होम किचन में भी और लार्ज स्केल पे भी यूज़ होता है। बहुत ज़्यादा ये फर्टिलिटी को इन्हांस करते हैं बिकॉज दे मेनली कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजनस बेस। तो दिस इज द सिंप्लीफाइड मैकेनिज्म ऑफ प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड। बट इन केस ऑफ ह्यूमन, अब ह्यूमन की बात आती है कि आपने सुना होगा, हिंदी में यदि मैं कहूँ गठिया की प्रॉब्लम सुनी होगी कि स्मॉल जॉइंट्स में बहुत सीवियर पेन होता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि किडनी के अंदर यूरिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, लिवर के अंदर फ्रॉम अमोनिया। यहाँ पे यूरिक एसिड किससे प्रोड्यूस्ड हुआ बेटा, अमोनिया से, एंड रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ एटीपी। बट इन केस ऑफ ह्यूमन, ये थोड़ा सा नेट के लिए, बट इट इज़ नॉट इन योर सिलेबस, लेकिन कई बार क्वेश्चन आ जाता है तो थोड़ा सा मैं आपके लिए बता दूं। इन ह्यूमन द सोर्स ऑफ यूरिक एसिड इज प्यूरिन। अब आप कहेंगे मैडम ये प्यूरिन क्या होता है, तो थोड़ा सा यदि मैं डीएनए पे लेके जाऊं तो डीएनए इज कंपोज्ड ऑफ 3 मोनोमर यूनिट, डीऑक्सीराइबोस शुगर, नाइट्रोजनस बेस पेयर एंड
फॉस्फोरिक एसिड। तो नाइट्रोजिनस बेस पेयर में प्यूरिन एंड नाइट्रोजिनस बेस पेयर दो टाइप के होते हैं बेटा, प्यूरिन एंड pyrimidines, एंड दिस प्यूरिन इंक्लूड एडेनिन एंड ग्वानिन। एडेनिन एंड ग्वानिन दो होते हैं बेटा, एडेनिन एंड ग्वानिन। तो यदि हम अपनी डाइट में प्यूरिन ज़्यादा लेंगे तो दिस प्यूरिन अल्टीमेट कन्वर्ट इनटू यूरिक एसिड। इफ द अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड इंक्रीजेस ड्यू टू सम प्रोटीन डिस्टर्बेंसेस, तो हमारी बॉडी से ये एक्यूमुलेट होता चला जाएगा। तो दिस प्यूरिन, एडेनिन एंड ग्वानिन ultimate convert into xanthine, and this xanthine convert into uric acid which is excreted along with urea via urine, हम निकाल देते हैं। क्लियर? लेकिन यदि मैं यहाँ पे एक थोड़ी सी डिस्टर्बेंस की बात करूँ कि यदि यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है तो if the level of uric acid increases in body fluid of human due to defective metabolism, यूरिक एसिड कैसे है बेटा? इनसॉल्युबल। तो इट स्टार्ट डिपॉजिटिंग इन जॉइंट्स। जॉइंट्स में डिपॉजिट हो जाते हैं। जॉइंट्स कैसे हो जाएंगे? स्टिफी। मूवमेंट करने में भी क्या होगा? इट इज़ हाईली पेनफुल। तो इट स्टार्ट डिपॉजिटिंग इन जॉइंट्स, स्पेशली इन स्मॉल joints, and it is highly painful, and that disturbance or highly painful condition, और इस तरह की डिस्टर्बेंस को या डिसऑर्डर को किस नाम से जाना जाता है? गाउट, जिसको हिंदी में आप गठिया बोलते हैं, इंग्लिश में हम इसको गाउट बोलते हैं। तो डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड इन स्मॉल जॉइंट्स अल्टीमेट कॉज गाउट। तो अगेन आई रिकैप हियर, हमने 3 मोड ऑफ एक्सक्रीशन फॉलो किए। सिर्फ आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। जो ऑर्गेनिज्म अमोनिया रिलीज कर रहे हैं उनको वाटर अमाउंट ज़्यादा चाहिए, तो डेफिनेटली कौन से ऑर्गेनिज्म ऐसे मोड को फॉलो करेंगे? एक्वेटिक, या जिनके पास वाटर प्लेंटी अमाउंट में हो। सेकेंड हमने पढ़ा यूरिया। यूरिया कहाँ बनता है, किस प्रोसेस से बनता है, और यूरिया कॉम्पिटिटिवली रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ वाटर। तो जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है वैसा वैसा मोड चेंज होता जा रहा है। एक चीज़ एक बार और नीट में छोटा सा क्वेश्चन आया था, मुझे याद आ गया कि बर्ड्स हमेशा यूरिक एसिड ही क्यों रिमूव करते हैं? वो यूरिया और अमोनिया यदि थोड़ी देर भी रह जाए तो क्या होगा? तो यदि मैं थोड़ा सा बात करूँ इसके बारे में कि ये एग है बेटा, और एग के अंदर ये एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है। सपोज दिस इज एग शेल विच इज मेड अप ऑफ कैल्शियम, एग शेल, कैल्शियम कार्बोनेट, आपको पता ही होगा। इसके बारे में थोड़ा सा एक बार क्वेश्चन भी आया था कि यदि बर्ड्स के अंदर अमोनिया और यूरिया मोड ऑफ एक्सक्रीशन होता, तो आपको बता दूं कि ये माइन्यूट पोर्स होते हैं, इसके थ्रू कभी भी अमोनिया और यूरिया बाहर नहीं निकल पाते। और यदि अमोनिया और यूरिया, यदि इसके अंदर अमोनिया और यूरिया डिपॉजिट होने शुरू हो जाते, तो अमोनिया एंड यूरिया इज हाईली टॉक्सिक एंड इट कंप्लीटली स्पॉइल्ड द होल एम्ब्रियो। पूरा का पूरा एम्ब्रियो क्या हो जाता? स्पॉइल्ड हो जाता। इसीलिए बर्ड्स ऑलवेज कैसा मोड ऑफ एक्सक्रीशन शो करती हैं? डेफिनेटली, मतलब दे इमीडिएटली ट्रांसफॉर्म अमोनिया यूरिया इनटू यूरिक एसिड, क्योंकि थोड़ा सा भी अमोनिया यूरिया इसके अंदर एंटर करता है तो ये पूरी तरह से एम्ब्रियो को क्या कर देगा? खराब कर देगा। लेकिन यूरिक एसिड यहाँ पे जो एम्ब्रियो मेटाबोलाइज कर रहे हैं, एम्ब्रियो जो मेटाबोलाइज कर रहे हैं, एम्ब्रियो भी तो ग्रो कर रहे हैं, तो मेटाबॉलिज्म हो रहा है। जैसे यदि हम ह्यूमन फीटस की बात करें तो वो मदर की यूट्रस में क्या प्रोड्यूस कर रहा है बेटा? यूरिया। और यूरिया उसके ब्लड में नहीं रहता, प्लेसेंटा के थ्रू कहाँ आ जाता है? मदर के ब्लड में। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ यूरिया इंक्रीजेज, क्योंकि फीटस के अंदर, एम्ब्रियो के अंदर भी मेटाबॉलिज्म चल रही है।
उसी तरह से हम चिक एम्ब्रियो की बात करें तो यदि चिक एम्ब्रियो अमोनिया और यूरिया एलिमिनेट करता तो दैट अमोनिया एंड यूरिया स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इन सराउंडिंग सॉल्यूशन और मीडिया, और ये पूरी तरह से एम्ब्रियो को क्या कर देता है, खराब। लेकिन अब इस एम्ब्रियो में मेटाबॉलिज्म चल रही है एंड दे एक्सक्रीट यूरिक एसिड एंड यूरिक एसिड स्टार्ट डिपॉजिटिंग इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। और यूरिक एसिड कैसा है बेटा, लीस्ट टॉक्सिक है, तो इट डजंट कॉज एनी हार्म टू एम्ब्रियो। तो बर्ड्स डेफिनेटली शो विच मोड ऑफ एक्सक्रीशन, यूरिक एसिड। तो आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इवन ड्यूरिंग, यदि हम ह्यूमन एम्ब्रियो की बात करें तो अर्ली स्टेज में ह्यूमन एम्ब्रियो अमोनिया प्रोड्यूस करता है और वो अमोनिया मदर के ब्लड से आता हुआ कहाँ पहुँचता है बेटा, लिवर में, एंड दैट अमोनिया कन्वर्टेड इनटू यूरिया एंड यूरिक एसिड। लेकिन यदि हम बर्ड्स के एम्ब्रियो की बात करें तो दे ऑलवेज एलिमिनेट यूरिक एसिड बिकॉज इफ देर इज लिटिल बिट अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया और यूरिया देन इट कंप्लीटली स्पॉइल्ड द होल एम्ब्रियो, पूरा का पूरा एम्ब्रियो ही डेथ कर जाएगा, किल्ड हो जाएगा, डाइड हो जाएगा। इसीलिए वो ऑलवेज कैसा मोड ऑफ एक्सक्रीशन फॉलो करते हैं, यूरिक एसिड। तो ये था हमारा मोड ऑफ एक्सक्रीशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलएस ऑफ किडनी। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ मेरे पूरे वीडियो लेक्चर को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू।